डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज की क्लास में हम एक जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है, राजनीति विज्ञान में इसका क्या महत्व है और यह किस रूप में प्रयोग किया गया, राजनीति विज्ञान को इसने किस प्रकार प्रभावित किया, आदि चीज़ों बातों पर हम आज इस क्लास में बात करने जा रहे हैं। आप सभी इस YouTube चैनल को डॉक्टर रितेश जैन के नाम से जो है वो सब्सक्राइब कर लें, नीचे बटन दबाकर। तो अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, यहाँ अनुशासन शब्द जो है, डिसिप्लिन जो हम शब्द बात कर रहे हैं, इस अनुशासन शब्द का अर्थ है ज्ञान की शाखा, ए ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम देखें कि ज्ञान नॉलेज जो है ये अपनी उत्पत्ति के समय हमें यह समग्र रूप में दिखाई देता है, अर्थात यह परस्पर संबद्ध दिखाई देता है। ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का जन्म नहीं हुआ था। जैसे हम देख रहे हैं कि आज विभिन्न विषय जो हैं ये ज्ञान की पृथक पृथक शाखाएं हैं, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है। तो दीज आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। तो बिगिनिंग में, शुरुआत में ज्ञान हमें समग्र रूप में दिखाई देता है और यह सब एक दूसरे से अंतर संबंधित भी था। तो इस प्रकार इन सभी विषयों का जो अध्ययन किया जाता था वो अध्ययन दर्शन में किया जाता था, दर्शन शास्त्र में किया जाता था। प्रारंभिक अवस्था में हम सभी ज्ञान को जिस विषय में अध्ययन करते थे वो दर्शन शास्त्र में करते थे, परंतु जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता गया, ज्ञान राशि बढ़ती गई और विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन, कि एक विषय को एक क्षेत्र के अंतर्गत, एक क्षेत्र के ज्ञान को एक विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाना चाहिए। तो जब इस प्रकार के स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण की बात होने लगी तो ज्ञान की पृथक पृथक शाखाओं का निर्माण हुआ। राजनीति विज्ञान विषय जो भी है, यह भी हम देखें कि 18वीं शताब्दी से पहले तक राजनीति विज्ञान कोई स्वतंत्र विषय नहीं था। इस राजनीति विज्ञान को भी दर्शन शास्त्र के साथ पढ़ा जाता था, दर्शन शास्त्र में शामिल किया जाता था, परंतु 1850 के बाद हम देखें कि राजनीति विज्ञान का पृथक अस्तित्व संभव हो पाया और इस विषय को यह माने जाने लगा कि राज्य का, सरकार का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय ज्ञान की शाखा के रूप में किया जाना चाहिए। तो इस रूप में राजनीति विज्ञान विषय हमारे सामने आता है। तो राजनीति विज्ञान विषय, तो ये ज्ञान जो है ये पृथक पृथक रूप में हमें देखने को मिला। परंतु जब हम देखें कि ये कहा जाता है कि साहब व्यक्ति जब समाज में रहता है, तो व्यक्ति समाज में रहता है तो उसके सामाजिक जीवन के कई सारे आयाम होते हैं। व्यक्ति के समाज में रहते हुए उसका जो व्यवहार है, उस व्यवहार के कई सारे आयाम होते हैं। आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, ऐतिहासिक। तो ये समाज में व्यक्ति के व्यवहार के कई सारे पक्ष हैं। ये पक्ष जो है प्रत्येक का अलग अलग ज्ञान की शाखाओं में हम अध्ययन कर रहे हैं। व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन हम किसमें करेंगे? अर्थशास्त्र में करेंगे। व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करेंगे। व्यक्ति के धार्मिक व्यवहार का अध्ययन हम धर्मशास्त्र में करेंगे। नैतिक व्यवहार का अध्ययन हम नीति शास्त्र में करेंगे। तो ये ज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं, इन विभिन्न या व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन पृथक पृथक विषयों में किया जाता है। तो ये जो विभिन्न आयाम हैं, व्यक्ति के व्यवहार के जो विभिन्न आयाम हैं, ये परस्पर एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, अपितु एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आर्थिक पक्ष जो है वह सामाजिक पक्ष को प्रभावित करता है और सामाजिक पक्ष किसको प्रभावित करता है? राजनीतिक पक्ष को पड़ता है। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन हम किसमें करते हैं सर? राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन हम राजनीतिक विज्ञान में करते हैं। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन हम किस विषय में करते हैं? राजनीति विज्ञान विषय में करते हैं।
तो ये जो विभिन्न पक्ष हैं व्यक्ति के जीवन के व्यवहार के, तो ये परस्पर अलग नहीं है, पृथक नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, अपितु एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे को काफी मात्रा में प्रभावित करते हैं। तो यह कहा जाता है कि जब हम किसी एक पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए हम व्यक्ति के व्यवहार के सामाजिक पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं या समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें उस सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को भी अपने अध्ययन में शामिल करना चाहिए। तो समाजशास्त्र का अध्ययन करते समय हम उन आर्थिक और राजनीतिक कारकों को भी अपने अध्ययन में शामिल करें जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं, तभी हमारा जो अध्ययन होगा वो संपूर्ण माना जाएगा। तो इस दृष्टिकोण की आवश्यकता हम देखें कि समाजशास्त्र के विषयों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस दृष्टिकोण को प्रमुख रूप से स्वीकार किया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो हम देखें जब राजनीति विज्ञान में समाजशास्त्र के विषयों में एक नया दृष्टिकोण आया जिसे हमने क्या नाम दिया, व्यवहारवाद, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो व्यवहारवाद की तो प्रमुख मांग थी, प्रमुख इस बात पर बल था, प्रमुख जोर था कि हमें समाजशास्त्र के विषयों में कौन सा दृष्टिकोण स्वीकार करना चाहिए, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या है? तो अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि एक विषय का अध्ययन करते समय उस विषय को प्रभावित करने वाले दूसरे विषयों के तथ्यों को, प्रविधियों को, उदाहरणों को, सिद्धांतों को हमें काम में लेना चाहिए। तो इसी दृष्टिकोण को क्या नाम दिया जा रहा है? अर्थशास्त्र। इसी दृष्टिकोण को अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण दिया जा रहा है। प्रारंभिक अवस्था में तो हम देख ही रहे हैं, जब ज्ञान समग्र रूप में था, जुड़ा हुआ था, तब सब विषय आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इनका कोई पृथक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। परंतु जैसे जैसे ज्ञान की मात्रा का विकास हुआ, वैसे वैसे ज्ञान की पृथक शाखाएं पैदा हुई। परंतु इन पृथक शाखाओं का अध्ययन करते समय हमें इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि हम एक विषय का अध्ययन करते समय उस विषय के प्रभावित करने वाले दूसरे विषयों के तथ्यों को, सिद्धांतों को, अध्ययन प्रविधियों को भी अपने अध्ययन में शामिल करें, तभी हमारा अध्ययन पूर्ण होगा। और इसी दृष्टिकोण को क्या नाम दिया गया? अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। और इस अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में हमें देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्स ने भी हम देखें कि मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा आपने, साम्यवाद का सिद्धांत दिया। और उसने ये कहा कि राज्य का जो स्वरूप होता है वह राज्य का स्वरूप किससे निर्धारित होता है? अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप होता है वह अर्थव्यवस्था का प्रणाली, उत्पादन की प्रणाली किसको निर्धारित करती है? राज्य को निर्धारित करती है। तो उसने कहा कि चाहे कानून, समाज, संस्कृति, इतिहास, राज्य शासन, इन सब के आधार में उस समय प्रचलित उत्पादन प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उत्पादन प्रणाली को समझे बिना, जाने बिना, उसका विश्लेषण किए बिना हम राज्य को, संस्कृति को, इतिहास को, कानून को हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो कार्ल मार्क्स तो पूरी तरह से आधार में किसको स्वीकार कर रहा है? आर्थिक कारणों को स्वीकार कर रहा है। तो यहाँ कार्ल मार्क्स के इस अप्रोच में भी हमें कौन सा दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है? अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है। तो अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है क्या? तो अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में या समाज विज्ञानों में वह अवधारणा है या वह दृष्टिकोण है जो इस बात का समर्थन करता है, इस बात पर बल देता है कि एक विषय का अध्ययन करते समय उस विषय को प्रभावित करने वाले कारकों को अन्य विषयों से स्वीकार करना चाहिए, सिद्धांतों को, प्रविधियों को स्वीकार करना चाहिए। उसी दृष्टिकोण को अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। इस दृष्टिकोण को परिष्कृत रूप में व्यवस्थित तरीके से और मुख्य रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? व्यवहारवादी क्रांति। और अमेरिका में जो व्यवहारवादी क्रांति के प्रतिपादक थे, जिनमें हम नाम ले सकते हैं ग्राम वालास महोदय का। ग्राम वालास की पुस्तक आई ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। इस पुस्तक में ग्राम वालास महोदय ने कि राजनीति विज्ञान में मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन तो हम कर ही रहे हैं, उस राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो सामाजिक कारक हैं, उन सामाजिक कारकों को भी हमें अपने अध्ययन में शामिल करना चाहिए। इस बात के ऊपर बल किसने दिया? ग्राम वालास महोदय ने दिया। इसके अलावा हम देखें आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले ने भी एक पुस्तक लिखी और उस आर्थर बेंटले की पुस्तक का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट।
इस पुस्तक में वह समूह की संकल्पना का प्रतिपादन करता है और समूह को प्रभावित कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वह एक समूह के रूप में कई कारकों का परिणाम होता है, तो उन कारकों को भी हम अपने अध्ययन में शामिल करें, इस बात को आर्थर बॉन्टले मेधे भी स्वीकार करते हैं। चाहे हम मैक्स वेबर की बात करें या हम कैटलिन की बात करें या अन्य दूसरे आधुनिक राजनीति शास्त्रियों की जब हम बात करते हैं, तो उन आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक जो हैं वो ये मानते हैं कि व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है, समाज पर आधारित होता है, समाज से प्रभावित होता है। तो उस सामाजिक परिप्रेक्ष्य को हमें अपने अध्ययन में शामिल करना चाहिए, तभी हमारा राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन संपूर्ण होगा, अर्थपूर्ण होगा, उपयोगी होगा। तो राजनीति विज्ञान में भी ऐसे समाज की कई सारी अवधारणाएं, समाजशास्त्र की कई सारी अवधारणाएं हैं। जैसे हम संस्कृति का अध्ययन, समाज का अध्ययन, संस्कृति, समाज, परिवार, इनका अध्ययन प्योरली समाजशास्त्र में करते हैं। ये टॉपिक जो है वो किस विषय की टॉपिक है? समाजशास्त्र की टॉपिक है। परंतु समाजशास्त्र के इन टॉपिकों को हम पूरी तरह से तभी समझ सकते हैं जब तक कि हम इनके राजनीतिक पक्ष को अपने अध्ययन में शामिल नहीं करें। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। तो समाज विज्ञान के, समाजशास्त्र के विभिन्न अवधारणाओं का प्रयोग राजनीति विज्ञान को समझने के लिए किया गया। जैसे राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा है, राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा है, नौकरशाही की अवधारणा है। ये सब अवधारणाएं बेसिकली कहाँ से पैदा हुई? समाजशास्त्र विषय से पैदा हुई और इन्हीं अवधारणाओं को बाद में किसमें, इनके आधार पर किसका विकास किया गया? राजनीति विज्ञान में इन नई अवधारणाओं का विकास किया गया। तो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का ये जो मुख्य योगदान कि अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का तात्पर्य कि दूसरे विषयों की उपयोगी अध्ययन सामग्री को, तथ्यों को, सिद्धांतों को हमें अपने अध्ययन में शामिल करना चाहिए। यह अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है। कल के वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों से क्या संबंध है। जैसे हम राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ, राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ, राजनीति विज्ञान विषय का मनोविज्ञान विषय के साथ क्या संबंध है, आदि के संबंध के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।